हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के दूसरे पार्ट की। पहला पार्ट हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल दिया है, आप लोग चाहें तो पहला पार्ट देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में पनिशमेंट की। हमने पहले पार्ट में देखा था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या होता है। सेक्शन 2 में डाउरी की डेफिनेशन बताई है, उसको हमने पहले पार्ट में बता दिया। सेक्शन 3 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 3 जब आप किसी भी एफआईआर में डाउरी का अपराध देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 एफआईआर में मिलेगा आपको। इसके अलावा बहुत ही रेयर केस है कि सेक्शन 5 या कोई अदर सेक्शन एफआईआर वगैरह में मिले। तो सबसे ज्यादा होने वाला अपराध जो है इस एक्ट में वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है। क्या है सेक्शन 3? तो ये लॉ कहता है कि जो कोई डाउरी लेगा या देगा, सेक्शन 2 की डेफिनेशन में आ जाएगा डाउरी के लेने और देने के, तो वो 5 साल से कम की सजा का भागी नहीं होगा और उतनी रकम का उसके ऊपर फाइन भी लगेगा जो 15,000 और जो अमाउंट ऑफ डाउरी है उसमें से जो ज्यादा होगा उतना उसके ऊपर फाइन लगेगा। मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो स्पेशल एंड एडुकेट रीजन रिकॉर्ड करके 5 साल से कम भी सजा दे सकता है। ये था सेक्शन 3। सेक्शन 4 क्या कहता है? पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। डिमांड करने के लिए भी पेनाल्टी है, यानी हम ले रहे हैं तब भी पेनाल्टी है, तो सीवियर पेनाल्टी है, 5 साल से कम की नहीं होगी। और अगर सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, लिए नहीं है, डिमांड कर रहे हैं और उसने हमको दिया नहीं है, तो सिर्फ डिमांड करने की भी इसमें पेनल्टी है। तो डिमांड करने की पेनल्टी क्या है? 6 माह से कम की सजा नहीं होगी, जो 2 साल तक हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना भी होगा। मगर अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है तो स्पेशल एंड एडुकेट रीजन रिकॉर्ड करके 6 माह से कम की सजा भी दे सकता है। तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पेनल्टी की बात करता है डाउरी मांगने वगैरह से लेकर। तो सेक्शन 3 में पेनल्टी है डाउरी लेने और डाउरी देने के लिए, और सेक्शन 4 में सिर्फ डिमांड करने के लिए भी पेनल्टी है। सेक्शन 4A बात करता है बैन ऑन एडवर्टीजमेंट। अगर कोई डाउरी से रिलेटेड क्राइम का अगर एडवर्टीजमेंट करेगा, प्रचार करेगा, अब प्रचार में क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई पेपर में छपवाता है कि हमारे लड़के से शादी करने पर 5 लाख रुपए की डाउरी देंगे या 5 लाख रुपए का ये देंगे डाउरी एज अ डाउरी, तो उसने डाउरी का प्रचार कर दिया, एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो वो भी सजा का भागी होगा। वो सजा जो है 6 माह से कम की नहीं होगी परंतु 5 साल तक हो सकती है और 15,000 का जुर्माना भी होगा। फिर मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है ट्रायल के दौरान एट द टाइम ऑफ जजमेंट उसको लगता है 6 माह बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो स्पेशल एंड एडुकेट रीजन रिकॉर्ड करके 6 माह से कम की भी सजा दे सकता है। सेक्शन 5 बात करता है एग्रीमेंट टेकिंग और गिविंग डाउरी इज वाइड। डाउरी लेने और देने का जो करार है, जो एग्रीमेंट है, वो 0 है, नल एंड वाइड है, शून्य है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शादी के दौरान दोनों पक्षकार, दूल्हा दुल्हन में से कोई पक्षकार अगर दूसरे पक्षकार से ये कहता है कि शादी के 2 साल बाद इतनी रकम एज अ डाउरी दी जाएगी, और 2 साल बाद अगर एज अ डाउरी वो डिमांड करता है, जो पक्षकार ने वादा किया है वो देने से मना कर दे, तो लेने वाला पक्षकार कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एग्रीमेंट ही बेकार है, ये एग्रीमेंट ही नल एंड वाइड है, ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये वाइड एब इनिशियो है, शुरू से ही एकदम बेकार है एग्रीमेंट। तो इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 कहता है एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो लीगल हो, लीगल ऑब्जेक्ट के लिए हो। इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए कोई एग्रीमेंट बनेगा वो तो नल होगा, तो ये इलीगल है, डाउरी लेना इलीगल है। सेक्शन 3 तो पनिशमेंट की बात भी कर रहा है और आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि 2 साल बाद इतने की डाउरी देंगे, तो ये तो एकदम इलीगल ऑब्जेक्ट है, तो ये नल एंड वाइड है। ये इसको समझने के लिए हमको सेक्शन 10 भी देखना पड़ा। अब सेक्शन 7 क्या बात करता है? सेक्शन 7 बात करता है ट्रायल की। अगर कोई पर्सन के ऊपर डाउरी का चार्ज लगा है तो उसका ट्रायल कौन मजिस्ट्रेट करेगा? सेशन कोर्ट करेगा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास करेगा, कौन करेगा? तो सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है कि इसका ट्रायल मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, उससे नीचे के कोर्ट नहीं कर सकती। उसका कॉग्निजेंस कब लेंगे? एज यूजुअल अपनी खुद की नॉलेज होने पर कि ऐसा क्राइम उनको पता लग जाए अपनी पर्सनल नॉलेज पे, तो उसका कॉग्निजेंस वो ले सकते हैं। या पुलिस रिपोर्ट जो भेजती है चार्जशीट लगा के 173 CRPC में, तो जब चार्जशीट आएगी, चार्जशीट को देखेंगे, डॉक्यूमेंट वगैरह जो फर्निश होगा उसको देखेंगे, क्राइम बनता है तब भी कॉग्निजेंस ले लेंगे। या
अगर चार्जशीट नहीं आ रही है, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, एग्रीव पार्टी ने जो है खुद ही कंप्लेन किया है मैजिस्ट्रेट के समक्ष, तो मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेन को देखेंगे एग्रीव की और देखेंगे कि नहीं ऐसा क्राइम बन रहा है, तो भी वो कॉग्निजेंस ले लेंगे। अगर एग्रीव नहीं तो उसकी रिलेटिव कंप्लेन कर सकते हैं या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी डाउरी से रिलेटेड क्राइम का कंप्लेन मैजिस्ट्रेट के समक्ष कर सकते हैं, उसका कॉग्निजेंस ले लेंगे। अब ये हो गया कॉग्निजेंस के बारे में कि ट्रायल कौन करेगा। सेक्शन 8 बात करता है कि ये जो डाउरी का क्राइम है वो क्या है। तो सेक्शन 8 कहता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ऐसा ऑफेंस जिसके रिपोर्ट होने पर पुलिस को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो बगैर मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही अभियुक्त को यानी एक्यूज को गिरफ्तार कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को बगैर परमिशन के गिरफ्तारी की अथॉरिटी मिल जाती है। तो सेक्शन 8 कहता है कि जो ऑफेंस होगा, डाउरी से रिलेटेड कोई ऑफेंस होगा, वो कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल भी होगा, यानी इसकी बेल एज ए राइट नहीं मांग सकते आप कोर्ट में, ये डिस्क्रिशनरी पावर होगा कोर्ट का। इसी में आगे लिखा है ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी इसको हम आसानी से पार्टी में समझौता करा के केस को खत्म नहीं करा सकते। देखिए 2 तरीके के ऑफेंस होते हैं, एक होते हैं कंपाउंडेबल, एक होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर पार्टी के बीच समझौता हो गया तो वो कोर्ट में बयान दे देते हैं कि भाई हम लोगों के बीच कोई बात ऐसी नहीं है, हम लोगों ने समझौता कर लिया है, तो कोर्ट जो है उस केस को क्लोज कर देता है, तो वो कंपाउंड हो जाता है। एक होता है नॉन कंपाउंडेबल, क्योंकि ये पूरे समाज पर असर डालने वाले क्राइम है। डाउरी क्या है, वो एक सामाजिक बुराई है, तो समाज पे असर डालने वाले क्राइम है, समाज पे बुरा प्रभाव डालने वाले, पूरे समाज को अफेक्ट करने वाले क्राइम है, तो इसलिए इसको नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया है। सेक्शन 8A ये बात करता है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अपोजिट। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो जाए तब तक वो इनोसेंट ट्रीट होगा, लेकिन ये बात करता है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड नॉट कमिटिंग द ऑफेंस इज ऑन द अक्यूज, यानी अक्यूज के ऊपर ये बर्डन होगा कि वो कोर्ट में आके प्रूव करे कि हमने कोई क्राइम नहीं किया। नॉर्मल केस में क्या होता है, जो और भी केसेस होते हैं उसमें ये होता है कि प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकील होते हैं उनको प्रूव करना होता है विदाउट रीजनेबल डाउट कि इसने ही अपराध किया है, और अक्यूज को ये प्रूव करना नहीं होता है कि हमने अपराध नहीं किया। लेकिन इस केस में बर्डन रहता है, शिफ्ट हो जाता है बर्डन अक्यूज के ऊपर। प्रोसिक्यूशन को बस ये दिखाना होता है कि इन्होंने क्राइम किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं है, सिर्फ इस एक्ट के सेक्शन 3 पेनाल्टी फॉर टेकिंग और गिविंग डाउरी और सेक्शन 4 पेनाल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी के लिए ये अप्लाई होता है कि अगर सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का आरोप किसी के ऊपर लगता है तो बर्डन उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो आके प्रूव करे कि उसने वो क्राइम नहीं किया है। उसी तरीके से सेक्शन 8B है जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंटमेंट की बात है। सेक्शन 9 है पावर टू मेक रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर रहता है कि इस एक्ट को अच्छे से लागू करने के लिए वो रूल बना सकती है। और सेक्शन 10 भी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने स्टेट में इसको और अच्छे से लागू करने के लिए रूल बना सकती है, बहुत सारे रूल बना सकती है। तो कुल मिला के इसमें 10 सेक्शन है और हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप LLB का एग्ज़ाम दे रहे हो या LLM का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, APO का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के पॉइंट से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हैं तब भी इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, इस वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी जाने कि कानून क्या है, क्योंकि कानून जानना हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।